स्वागत है आपका न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आज पहली टेस्ट सीरीज, ठीक है, जीएस की जो है। और हम लोग यहाँ देखेंगे बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि परीक्षा में आपके संभवतः आने वाले हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है मित्रों, क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग एक देख लेते हैं कि संघनन क्या चीज़ है। यह क्रिया तब होती है जब हवा काफ़ी ठंडी होती है, यह अपनी सारी नमी को क्या करते हैं? धारण नहीं कर पाते, तब क्या होता है? यह संघनन की क्रिया होती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कमरे में इत्र की सुगंध, कमरे में इत्र की सुगंध का फैलना किसका उदाहरण है? कमरे में इत्र की सुगंध का फैलना किसका उदाहरण है मित्रों? तो ये किसका है? विसरण का। ठीक है, किसका है? विसरण का। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी प्रक्रिया, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ देखते हैं कौन सी प्रक्रिया परिणामों का पूर्वानुमान करने के लिए बड़े डेटा सेटों के भीतर विसंगतियों, पैटर्न और ये संबंधों के पता लगाने के संदर्भित करती है? क्या, कौन सी प्रक्रिया? तो ये डाटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग क्या है? जो एक प्रक्रिया है जो कि उसमें प्रक्रिया के पूर्वानुमान करने के लिए बड़े डेटा सेटों, अभिसंगतियों, पैटर्न और इस संबंधों को पता लगाने में क्या काम करती है? डेटा माइनिंग कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब आ जाते हैं हम लोग आगे की उसमें क्वेश्चन में। यहाँ देखते हैं बेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग बेन सिल्वरमैन निम्न में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक यानी सीईओ हैं? ठीक है मित्रों, किसके हैं? पिंटरेस्ट। ठीक है, पिंटरेस्ट। ठीक है, ये हुआ पिंटरेस्ट के। अब यहाँ देखते हैं सिरमा शास्त्री समझौता, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। हम लोग यहाँ देख लेते हैं सिरमा शास्त्री समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, कब हस्ताक्षर किए गए मित्रों? तो यहाँ पे 1964 में हस्ताक्षर किए गए। और यहाँ इसमें सिरमा शास्त्री समझौता, शास्त्री से आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जिन्होंने सिरमा समझौता पर हस्ताक्षर किए। और इन किन देशों के मध्य हुआ? और इन्होंने ही एक नारा दिया था, कौन सा मित्रों? कि जय जवान और जय किसान। कार्यकाल इनका कब से कब तक रहा मित्रों? तो 1964 से 1966 तक रहा। ठीक है मित्रों, अभी हम लोग देखते हैं 1966 में इनकी मृत्यु हुई। अब एक इस यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो मित्रों ऐसे प्रधानमंत्री कौन हैं? लाल बहादुर शास्त्री। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा सिरमा भंडार नायके जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, इनके बीच में क्या हुआ था? सिरमा समझौता, यानी कि सिरमा शास्त्री समझौता। ये हो गए सिरमा और ये हो गए शास्त्री, तो मिल के हो गया सिरमा शास्त्री समझौता। कब हुआ था मित्रों? 1964 में। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास पढ़ाई जा रही है आपको अच्छे से। अब इसी में इसको क्या कहा जाता है? यहीं पे क्या हुआ था? एक हुआ था ताशकंद समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। ठीक है, कहाँ? ये उज्बेकिस्तान में। ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अब ये हम लोग देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी क्या होती है? मृत्यु भारत के बाहर हुई। ठीक है मित्रों, अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण, जैसे कि पूछ दिया गया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कुछ कई दिवस के बारे में जो कि आपसे पूछ सकता है। तो मैं मार्च के, जैसे यहाँ पे 22 मार्च हमने देखा, तो मार्च के मैं आपको सारे दिवस इसी में बता देना चाहता हूँ।
जैसे कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को का दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। वहीं हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। जो मित्रों ये यहाँ पे जितने भी दिवस आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं वो दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है मित्रों, आप ध्यान से पढ़िएगा इनको। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है मित्रों, हाँ 24 मार्च को मनाया जाता है। वहीं हम लोग देखते हैं विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। और यही देखते हैं हम लोग थिएटर दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च को मित्रों। ठीक है मित्रों, आप सभी को यहाँ तक आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों को भी दें जो भी तैयारी कर रहे हैं। आगामी भर्ती आपकी लगी हुई है। जो भी बच्चा ऐड होना चाहता है ग्रुप में, जिसको PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और वीडियो और क्या नाम करें संबंधित जानकारी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या क्या एग्ज़ाम आएगा, वो आपको सारी जानकारी आपको ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि आपको ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो यहीं यूट्यूब के यानी कि यूट्यूब के, ठीक है, आप सभी को यूट्यूब के जो लिंक है न्यू एक्सीलेंट एकेडमी, ठीक है, सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको वहाँ पे ग्रुप उसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहीं से जाके सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से जा करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहीं से दिया हुआ है, वहीं पे ऐड हुआ जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो बहुत ही अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को किस दिन अपनाया था? ठीक है, तो कब अपनाया था मित्रों? तो ये अपनाया था 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं, या हम लोग आगे देख लेते हैं कि दिसंबर माह, जैसे मैंने अभी दिसंबर का बताया आपको, तो कुछ दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी में महत्वपूर्ण दिवस ये रहेंगे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मित्रों मैं आपसे एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि बिना बाजे बारात नहीं होती, अब बिना बादल बरसात नहीं होती, और कितना भी कुछ कर लो अब बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं होती। तो हम लोग यहाँ देखे हैं सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। कब मनाते हैं मित्रों? 7 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। और यहाँ हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाते हैं मित्रों? 18 दिसंबर को। और हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। और यहीं किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। ठीक है मित्रों, कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। और हम लोग यहीं देखते हैं विश्व मृदा दिवस, ये पूछा गया था अभी पिछले एग्जाम में, इसको ध्यान से रखिएगा। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है मित्रों, कब मनाया गया था? 5 दिसंबर को मनाया गया था। ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, ठीक है, CACP कितनी फसलों यानी गन्ने को छोड़ करके के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? अब यहाँ हम लोग देखते हैं कितनी अनुशंसा करता है, कितनी फसलों को। ठीक है, कौन कौन सी हैं देखिए अब यहाँ पे 22। कुल फसल कितनी होती है मित्रों? 22 होती हैं। अब देखिए यहाँ पे खरीफ की कुल कितनी फसलें होती हैं? 14 फसलें होती हैं। रबी की कुल कितने फसलें होती हैं? 6 फसल होती हैं। वाणिज्य फसल कितनी होती हैं? 2 फसल होती हैं। तो 14, 6, 20 और 2, 22, कुल कितनी फसल होती हैं? 22। ठीक है मित्रों, अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। उत्तर
उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पी परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया? तो यहाँ पे कौन सी शैली का निर्माण किया गया मित्रों? बेसर शैली का। इसमें कौन कौन से मिलते हैं? द्रविड़ शैली और नागर शैली। बेसर शैली किसका मिश्रण है मित्रों? ये मिश्रण है इसका द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ हम लोग देखते हैं इस तरह के मंदिर में हमें उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। किस मिलते हैं? उत्तर भारत में। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत में इस तरह के मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। अब द्रविड़ शैली के मंदिर हम लोग अभी बताए ना कि द्रविड़ शैली जो है यहाँ पे ये जो है क्या नाम करते हैं, देखो बेसर शैली किसका मिश्रण है? द्रविड़ शैली और प्लस नागर शैली का। ठीक है, तो द्रविड़ शैली प्लस नागर शैली का मिश्रण बनके बनी है बेसर शैली। ठीक है, अब ये हम लोग देखते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर कौन कौन से हैं? दक्षिण भारत के मंदिर। ठीक है, तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों में दिखाई देती है और बेसर शैली दिखाई देती है उत्तर भारत के मंदिरों में। ये ध्यान रखना है। ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिर कौन कौन से हैं जैसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये क्या है? तीनों जो है दक्षिण भारत के मंदिर है। इसमें द्रविड़ शैली के मंदिर इसमें आते हैं। अब यहाँ देखते हैं अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके क्या रख दिया गया मित्रों? आज़ाद पार्क कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे यहाँ हम लोग देखते हैं अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया वर्तमान में। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। गेट की स्थापना कब हुई थी मित्रों? ये हुई थी 1948 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1948 में। अब ये हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रतिस्थापित यानी इसको पुनः प्रतिस्थापित कब कर दिया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कर दिया गया। कब? विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब, प्रतिस्थापित कब किया गया इसको? 1995 में। ठीक है, यहाँ देखते हैं स्नैपचैट। अभी हाल ही की उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, SSC GD के एग्ज़ाम में, कि स्नैपचैट के लोगो ठीक है, लोगो में निम्नलिखित में से किसका चित्र बना हुआ है? तो भूत का चित्र बना हुआ है। स्नैपचैट चलाते हैं ना सभी लोग, उसमें देख लीजिएगा भूत का चित्र बना हुआ है, तो उसका लोगो वही है। ठीक है, और ये हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? तो किसने लिखा यहाँ पे? अमार सोनार बांग्ला है क्या? पीछे पहले ये हम लोग देखते हैं कि अनार सोनार बांग्ला जो है ये है क्या? ये जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो इसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस पे मिला था? गीतांजलि पे। किस पुस्तक पे मिला था? गीतांजलि पे मिला था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम बता दे रहे हैं। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और किस पुस्तक पे मिला? गीतांजलि पे मिला। और इनकी प्रमुख पुस्तकें जो हम यहीं पे बता देते हैं, चर्चा कर देते हैं उनकी भी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। और आनंद मठ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये पूछने वाली चीज़ें हैं, पूछ सकता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे चर्चा करके बता दे रहे हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि किस अधिनियम के तहत, ठीक है, वाहन चलाना अपराध नहीं है बिना हेडलाइट के। ठीक है, यानी कि आपकी गाड़ी में यदि हेडलाइट नहीं है तो ये उसके बिना वाहन चला सकते हैं, वो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, ये आपको इसी से क्वेश्चन संबंधित बना दिए हैं उधर। और राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जो है 1980 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न के मामले में उठाया गया था। कब उठाया गया था? ये कौन सा वो था जब उठाया गया था? AK राय बनाम भारत संघ। ठीक है, AK राय बनाम भारत संघ, ये कब उठाया गया था मुद्दा? 1980 में। और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश कब लाया गया था? 1980 को। ठीक है, और यहाँ हम लोग आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, ये 2012 13-14 में शायद एग्ज़ाम हुआ था ना? हाँ, 14-15 नहीं, हाँ 14-15 के लगभग हुआ था एग्ज़ाम। तो
उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? ये 2015 में, जब 14 में जब लेखपाल का एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन आया था 1947 में। ठीक है, 1947 में कब लागू हुआ था मित्रों? 1947 में। और ये हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि के पद के लिए कब तक बने रहेंगे? ये 3 वर्ष, इनका कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष का होता है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं समवर्ती सूची 3rd में शामिल है? कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं समवर्ती सूची 3rd में शामिल है? कौन सा? दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है मित्रों, कौन सा है? दंड प्रक्रिया शामिल है। अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखते हैं यहाँ पे पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, ये कौन सी सूची में आते हैं? ये राज्य सूची में आते हैं। किस में आते हैं मित्रों? ये राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से, भूमि सुधार अधिनियम से। ठीक है, किससे सुधार मित्रों? भूमि सुधार अधिनियम से। अभी हम लोग आगे देखते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, असम। ठीक है, इन राज्यों से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची, अभी हम लोग देखते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची जो है, संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है क्या? कौन कौन संबंधित है? देखिए ये जो है, अभी हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन संबंधित। ठीक है, ये जो है, अभी हम लोग देखते हैं आगे नगर पालिका किसमें? 12वीं अनुसूची में इसका दिया गया। ठीक है, अब यहाँ आता है अफगानिस्तान में कोई भी बंदरगाह नहीं है, स्थल रुद्ध देश है। ठीक है मित्रों, कौन सा? ये स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, अब ये हम लोग आगे देखते हैं अभी हम लोग देखते हैं कि अब अफ़गानिस्तान में कोई भी बंदरगाह नहीं है। ये यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लाया गया है कि वह कौन सा देश है जहाँ जो स्थल रुद्ध देश है, वह कौन है? अफ़गानिस्तान है। यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। यहाँ पे कोई भी बंदरगाह नहीं है। आपको ऑप्शन में दे देगा, पूछ सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा पूछेगा तो कजाकिस्तान है, और स्थल रुद्ध देश कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक, स्थल रुद्ध ये भी है, ये सब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। ठीक है, और ईरान में चाबहार बंदरगाह है। ईरान में कौन सा बंदरगाह है? चाबहार बंदरगाह। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है, कौन सा स्मारक यहाँ पे दिया गया है? आगरा का किला। इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को में की धरोहर सूची में? 1983 में, 1983 में इसको शामिल किया गया था। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से किसको 1983 में अजंता, एलोरा और ताजमहल, इन तीनों को भी शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, 4 नवंबर, अब यहाँ देखते हैं हम लोग यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 4 नवंबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 में। अब यहाँ हम लोग देखते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस यानी फ्रांस में। ठीक, अब ये देखते हैं यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर। ठीक है मित्रों, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि विश्व विरासत धरोहर दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ? 1975 में। अब देखिए, जैविक हथियारों के लिए पहले माना था कि कोई भी ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अब कुछ वैज्ञानिक जो थे जो परमाणु बम बनाए, वो बाद में माफ़ी मांगे कि क्योंकि इससे जो है विकास की ओर नहीं जा सकते हम लोग।
ठीक है। इसलिए यहाँ पे जैविक हथियारों का समझौता कन्वेंशन किस वर्ष में लागू किया गया? 1975 में। ये क्या है? यहाँ पे इसको बॉन्ड कर दिया गया, ठीक है। ऐसे हथियार नहीं बनेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग तो आज की क्लास यहीं तक मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एक्सीलेंट एकेडमी में। तो दोस्तों ये आज की पहली टेस्ट सीरीज है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।